जो मान ले मोटा मोटा तो करीब करीब 45-47 ऐसे अफसर हैं जो 1981 से लेकर के 2018 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। 2019 में हमने मिशन आईएएस को एक मिशन मोड पर लेना तय किया। इस बार उसको संकल्प स्वरूप लेना तय किया इस सत्र में, और उसके रिजल्ट्स केवल आपको बता रहा हूँ कि 2019 से जब से हमने उच्च शिक्षा अभियान में इस चीज को हाथ में लिया है, 2019 से 2025 तक हमारे 37 बच्चे भारतीय प्रशासनिक सेवा में अभी तक सेवारत है, काम करते हैं। जो पिछले लगभग 38 साल में 45 बच्चे और 60 साल में 37 बच्चे। तो आप ये समझ लें कि समाज किसी को संकल्प स्वरूप में किसी काम को लेगा, हाथ में लेगा, उस काम के रिजल्ट आएंगे, निश्चित आएंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये केवल आपको उपलब्धि इसलिए बता रहा हूं, हमने उच्च शिक्षा में जब एबीएम इनोवेट के माध्यम ये जब मिशन आईएएस को सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछली 52 बैठक में मैं आपको एक एक योजना का लेखा जोखा इसलिए देना चाहता हूँ कि आपको यदि ठीक लगे कि ये योजना ठीक तरीके से अपन अगले सत्र में या अगले वर्ष जो एक वर्ष अपने पास में है उसमें इन चीजों को अपन जरूर आगे चलाएंगे। कोई एड ऑन करनी हो आपका जरूर उसमें सुझाव आना चाहिए। हमको जब लगा कि हमारे आईएएस के बच्चे जो है वो 4-5 फील्ड से ही आते हैं, ज्यादातर मेडिकल फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से आते हैं, लॉ फील्ड से आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे आते हैं। महेंद्र में आदरणीय बाल्दी जी ने योजना बताई कि भाई इस तरह से ड्रीम शेपर करके प्लेटफॉर्म सर्व समाज के लिए लोग चला रहे। इन्होंने कहा कि अपने को, मैंने सोनी साहब से बात करी, मैंने कहा सोनी साहब इस तरह की योजना मेरे को बहुत समझ में आ रही है, और मंच के 1 घंटा पहले, कार्यक्रम के 1 घंटा पहले आपने बताई, मंच के दौरान ही मंच से उतरकर हम कमरे में गए, मैंने आपसे हमने बातचीत की, और विजय वैसा मुझे आपको ये बताते हुए खुशी, आप जैसे तामाशाएं आप रहे हैं, लोहिया जी रहे हैं, धनवा जी रहे हैं, हमारे ब्रजगोपाल जी आए नहीं, बंसा भाई बलुआ जी, जो यहाँ के जितने भी आप बड़े लोग हैं, केवल उस योजना को समझ के, ये बात है 22 मार्च की, 30 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर, इसका पूरा मैकेनिज्म बनाकर हमने ये तय किया कि हम इस योजना में किसी प्रकार का कोई सामाजिक पदाधिकारियों का इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। इस योजना को इंडिपेंडेंटली वो लोग चलाएं जो इस योजना में समझते हैं, जो इस योजना को जानते हैं। हमने आपके नेतृत्व में श्रीकांत जी बाल्दी, रिटायर्ड मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में तेजस सागा, पुनीत दादा और प्रतीक मंत्री जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से है, पुनीत सीएस आईसीडब्ल्यू है, और तेजस डॉक्टर है, आप खुद श्रीकांत जी रिटायर्ड हैं। और इन चारों लोगों को ये तय किया कि ये उसके अपने पैरामीटर्स तय कर दिए कि जो भी एप्लीकेशन आएगी ऑनलाइन आएगी। एप्लीकेशन हम लोगों के पास में नहीं आती है, किसी के पास में नहीं आती। ये कमेटी डिसाइड करके और बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र को ये डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये बच्चा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा है, और उसमें पैसा कितना दे रहे हैं। पहले तो हम 15,000-25,000 रुपए पैसा साल का दे रहे थे, अब उसमें यदि मेडिकल का बच्चा है तो उसको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए 5 साल तक, यदि इंजीनियरिंग का बच्चा है तो प्रतिवर्ष 75,000 रुपए 5 साल तक, यदि आईआईटी का बच्चा है तो 75,000 रुपए 5 वर्ष तक, सीए का बच्चा है तो 2 वर्ष तक 50,000 रुपए, और लॉ फैकल्टी में कोई है तो उसको 75,000 रुपए 4 वर्ष तक ये देना अपन ने तय कर रखा है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है, 30 अप्रैल को ये प्लेटफॉर्म चालू हुआ। विदिन 30 डेज आप समाज के काम की दिशा और दशा जो बदलती है, यदि हम काम करने की कोशिश करें, ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी जिला सभाओं के जिलाधीश है, हम यदि संकल्प के साथ काम करें, 1 महीने में इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनकर ये तैयार हो गया। हमारे बच्चों ने अप्लाई करना शुरू किया, अभी तक 155 बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, जिसमें से 55 बच्चों को अपन ने सहयोग दिया है। बाकी एप्लीकेशंस पहले से उनको कहीं मदद मिल रही थी या वो टर्न डाउन हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये आज इस बार जो आंकड़ा मान लीजिए 80-100 बच्चों तक जा सकता है, लेकिन आप कल्पना करिए अगली बार ये 250 बच्चों तक जाएगा, उससे अगले साल ये 400 बच्चों तक जाएगा और 600 बच्चों तक जाएगा, क्योंकि 5 साल में एड ऑन होना है सारी चीजें। तो कितनी बड़ी राशि जो हम उच्च शिक्षा के लिए पहले हमारे पास में 70-80 लाख रुपए का प्रोविजन था, वो हमारे सहयोगी न्यासों के माध्यम से, मैं उन सब के प्रति सलाम करता हूँ, उनको शिद्दत के साथ इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र के नेतृत्व में हमने ये तय किया इस तरह का मैकेनिज्म बने, इस तरह की सारी हायरार्की बने। आज की तारीख में हम सालाना 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए
हमने ABM इनोवेट करके एक योजना चालू की जिसमें युवा संगठन नोडल एजेंसी के नाते रहा। खूब अच्छे कार्यक्रम हुए और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 12,500-13,000 बच्चे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारी इस योजना से लाभान्वित हुए। उनको उसमें लॉगिन करने का अवसर मिला, उसके स्टेज 2 और 3 पर जाने का अवसर मिला और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के 465 से अधिक शहरों से उसमें बच्चों ने प्रतिभागिता व्यक्त की। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब हमारी योजना नीचे तक जाने में कामयाब रही और इतने सारे जिलों तक इस योजना को पेनिट्रेट कर पाए। हमारी भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने का जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया था, ये बैठे आदरणीय रमेश जी भाई साहब, इनको पता है हम पिछले 2-3 सत्रों से इस काम को लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं लगातार जो भी हमारे संयोजक है उनको पूछता रहता हूँ, मैंने कहा भाई साहब अपना कैसा चल रहा है कामकाज, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है। इस काम को लेकर के महाराष्ट्र प्रदेश सभा ने अपने स्थानीय स्तर पर भी जबरदस्त काम किया, वहाँ स्थानीय वक्ताओं के माध्यम से। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर के देश भर में जितने प्रत्यक्ष आभासी कार्यक्रम हुए हैं वो अब तक के हमारे इस तरह के कार्यक्रम के रिकॉर्ड है। इतना बड़ा इसको प्रतिशत मिला, करीब 800 बच्चे तो प्रत्यक्ष रूप से जो कौशल्या ग्लोबल फाउंडेशन का जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है उसमें जुड़ करके अपनी भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसको मैं बड़ी उपलब्धि के नाते सदन के समक्ष में आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। ये हमारे विराजे में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के सतीश चरकारी, आदरणीय राजेश जी मुझे दिखे नहीं थे, जो दोनों लोग इस समिति को चला रहे हैं। मैं आपको ये बात निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से समाज ने पहली बार माना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। सतीश जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 40 से अधिक स्थानों पर इनके कार्यक्रम हुए और ऐसे ऐसे स्थानों पर कार्यक्रम हुए जहाँ आज तक सामाजिक संस्थाओं के कोई कार्यक्रम ही नहीं हुए। इसके लिए मैं आप लोगों को, आप सारे जिलाध्यक्षों को, प्रदेश सभाओं को बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने काम किया है उनको हृदय से बधाई, जिन्होंने नहीं किया है उनको बहुत हृदय के अंतर्करण से बधाई कि अब इस मीटिंग के बाद में कम से कम हम उस संकल्प के साथ में आगे बढ़े कि हमको अपने जिलों में इन कामों को हाथ में लेना है। क्योंकि यहाँ हम किसी ओर में उड़ाने के लिए नहीं आए, यहाँ हम किसी सुनने सुनाने के लिए नहीं आए। हमने अब तक क्या किया है, क्या करना चाहिए, भविष्य में कैसे करना चाहिए, ये केवल आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आए। वैचारिक प्रबोधन के कार्यक्रम हम सभी लोग घूमते रहते हैं, जिसको जितना समझ में आता है उतना प्रबोधन कर जाए, लेकिन इस कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2 हमारे इवेंट स्पॉन्सर, टोटल मिलाकर हमारे ऐसे 19 लोगों ने इस अधिवेशन को सहयोग देना, आशीर्वाद देना ऐसा तय किया है। उसके दौरान हमने पिछले अधिवेशन में करीब 450 स्टॉल थी, उसमें स्पॉन्सर्स की स्टॉल शामिल थी। इस बार हमें उस संख्या को बढ़ाकर 600 करने का वहाँ की टीम ने बताया पैसा संख्या कुछ बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा भी आप 600 कर लो। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 10 दिन पहले ही टीम का मेरे पास मैसेज आया कि सर कंप्लीटली स्टॉक सोल्ड आउट, 50% एडवांस रिसीव, एक भी स्टॉक बाकी नहीं। मैंने कहा यार आप लोगों ने जल्दी मार्केटिंग करी है और बहुत बढ़िया काम किया है। और सबसे आश्चर्य देने वाली बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ, देश के 70 शहरों से और 18 राज्यों से कोई स्टॉल्स आई है, जो मैंने डिटेल वहाँ पर ली। मैंने कहा भाई मुझे बताओ कहाँ से क्या क्या आया, क्योंकि जनरल काम सारा इस तरह से डेलीगेट किया हुआ है कि रूटीन के कामों में इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। फिर मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा इसमें कुछ स्टॉल्स बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा साहब अभी वेटिंग में 30 स्टॉल है, जो स्टॉल इन वेटिंग है। 600 तो पूरी अलॉट कर दी, स्टॉल इन वेटिंग है। तो मैंने कहा भाई अपन हाउस से परमिशन ले लेंगे कि कुछ बड़ा घटाने के साथ में हमारे कई सारे समाज बंधुओं को ऐसा लगता था, मुझे खुद को भी लगता था कि 75,000 रुपये की स्टॉल सामान्य आदमी नहीं ले सकते। तो हमने उसके लिए मैकेनिज्म आज पदाधिकारियों की बैठक में भी बताया और आज इस मंच से इसलिए बता रहा हूँ कि श्राद्ध का समय एकम से अपन इस चीज को चालू करेंगे, लेकिन एकम के टाइम में कार्य समिति सामने नहीं होगी। नवरात्रि की एकम से हम इस चीज को लागू माने। हमने ये तय किया है कि ऐसी 90 स्टॉल का निर्माण करेंगे, 60 के स्थान पर वो 90 होगी, मतलब 2 की जगह 3 स्टॉल हो गए। वो थोड़ी सी छोटी होगी, पूरी ऐसा बहुत छोटी नहीं होगी। और उन स्टॉल्स में से 25 स्टॉल महिला संगठन के माध्यम से, 25 स्टॉल युवा संगठन के माध्यम से। जो ऐसे आर्टिकल्स हैं, छोटे हमारे ऐसे हथकरघा के लोग हैं, टाइनी सेक्टर के इंडस्ट्री के लोग हैं, टाइनी सेक्टर के मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट को वहाँ एग्जीबिट करना है, जिनको अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ
महिला संगठन अपने खाते में, युवा संगठन अपने खाते में, उसमें आप 31,000 रुपए रखो, 25,000 रुपए रखो, लेकिन रखना आप दोनों मिलके। ऐसा नहीं कि नहीं वो कैसा महिला वाले 25 ले रहे हैं, युवा वाले 21 ले रहे हैं। इसलिए आप दोनों इस बात को तय कर लें कि भाई राशि एक रखें और उसकी जो भी राशि आए वो महासभा को देने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेड फेयर के आयोजन समिति को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन में मैं आपके साथ कार्यक्रम में जुड़ा था। महिला संगठन को तो महासभा की तरफ से रक्षाबंधन का नेक है और युवा संगठन को आगे बढ़ने का एक भेंट है कि भाई युवा संगठन इसमें आगे बढ़े और ये कैसे महिला और युवा संगठन के खाते में रहे। वो 25-25 स्टॉल, लेकिन निष्पक्षता के साथ में, पूरी निष्पक्षता के साथ में जिनको जरूरत है उन्हीं को उस स्टॉल पर अलॉट करें। और यदि मान लीजिए हमारे को 15 दिन में 20 दिन में ऐसे पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते हैं, यू इमीडिएटली सेपरेट दैट स्टॉल के भी अपन इतनी लगाए ताकि उतनी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि नहीं तो एट टाइम के लिए वो आपको नहीं चले। इसलिए इसका एक न्यू कोर्स आप तय कर रहे हैं, इसको इस तरह से करना। एक विषय और आपके बीच में रखना चाहूंगा, पांडे साहब सामने खड़ा है। इस अधिवेशन के दौरान स्टार्टअप को लेकर के रिसर्च करके पूरा नेशनल लेवल का कार्यक्रम अपन कर रहे हैं, जिसको आदरणीय मधु केला जी, आदरणीय आशीष कचोलिया जी, आदरणीय रमेश गम्मानी जी और देश के जितने भी मूर्धन्य लोग हैं, आदरणीय सागा जी जो विजय बसंत के दामाद हैं, वो भी स्टार्टअप में काम करते हैं। ऐसे सारे लोगों से हमने बातचीत की है, उन्होंने हमको यस किया है। वो स्टार्टअप के उस कार्यक्रम में एज एन इन्वेस्टर, एज एन मेंटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एक्सीलरेटर्स के नाते जिनकी जो भूमिका है वो सारे लोग वहाँ रहेंगे। उस कार्यक्रम को करने के लिए अलग से कुछ पढ़े लिखे बच्चों की एक टीम बनाई है, उनको बहुत शानदार सा प्रतिसाद है, जिसमें मुख्य स्पॉन्सर अपने ग्रुप ट्रांसमिशन वाले अपने राहुल ग्रुप है जो औरंगाबाद में वो रहेंगे, और एक मैक्रोन इंडिया करके परफ्यूम की कंपनी है वो कलकत्ता से रहेंगे। इस कार्यक्रम का अपना अलग प्रकार है, अलग ब्रोशर है, वो आपको आ जाएगा व्हाट्सएप पर। एक कार्यक्रम जो पिछले अधिवेशन में भी हमने किया था, समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करना। पिछली बार भी अलग अलग क्षेत्र की सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया था और आदरणीय सुमित्रा महाजन जी और देवेंद्र फडणवीस जी के और आदरणीय शांति रामपाल जी और हम सब लोग उस मंच पर मौजूद थे, पूरी महासभा मौजूद थी। इस बार हमने उसका थोड़ा सा स्वरूप बदला। स्वरूप इसलिए बदला है कि मुझे लगता है कि अपने को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से इस तरह से काम करना चाहिए। उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है सामाजिक अलंकरण समारोह। सामाजिक अलंकरण समारोह बिल्कुल उसी पद्धति पर होगा जैसे पद्म अलंकरण समारोह होता है। इसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन रहा है जो अभी नवरात्रि की एकम के दिन आप सब लोगों को उसका लिंक आ जाएगा। आपको इतनी सारी बात इसलिए बता रहा हूँ, अल्टीमेटली इस काम के ब्रांड एम्बेसडर आप है, आप नीचे तक जाकर लोगों के बीच में इस बात को रखें। इसमें 4 स्तर पर हम पुरस्कार देंगे। इसमें समाज गौरव, समाजश्री, समाज भूषण और समाज रत्न, ये 4 तरह के अलंकरण सबको दिए जाएंगे। इस अलंकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म होगा। उस फॉर्म को प्रतिभागी चाहे तो स्वयं भर सकता है। प्रतिभागी कई बार इतने बड़े लोग होते हैं, उनको खुद को इस तरह के पुरस्कारों में भरने की न तो रुचि होती है न समय होता है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके इलाके में, प्रदेशों में, जिले में आपको अलग अलग प्रतिभाओं के क्षेत्र में जो भी लोग लगते हैं, उस फॉर्म को देखिए। उसमें सारी चीजें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है और आप किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। नॉमिनेट करने के बाद में आपको लगेगा एक नॉमिनेट किया, उधर सभापति जी को फोन किया, पूर्व सभापति जी को किया, निवर्तमान सभापति जी को किया, तो साहब आपने बहन किया तो ध्यान रखिए। इसलिए हमने इन सारी चीजों पर विराम लगाते हुए 7 लोगों की एक निष्पक्ष कमेटी, जो मैं समझता हूँ, नाम आप सुनेंगे तो आप खुद तय कर लेंगे कि किस तरह के लोग उस कमेटी में हैं। वो 7 ही लोग सदस्य के नाते उस कमेटी में रहेंगे, जिसमें पहला नाम आदरणीय श्रीकांत जी वाली, रिटायर्ड मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश, पूर्व आईएएस। आदरणीय एपी महेश्वरी साहब, आनंद प्रकाश जी महेश्वरी, रिटायर्ड डीई सीआरपीएफ। मेरे ख्याल से आईपीएस में, जैसे आईएएस में चीफ सेक्रेटरी के नाते आप रिटायर्ड हुए, आईएएस में अभी तक महेश्वरी समाज के सबसे हाईएस्ट परिवार से आदरणीय एपी महेश्वरी साहब रिटायर्ड हुए, वो उस कमेटी के मेंबर रहेंगे। सबसे कंसेंट हमने ले ली, भाई साहब ने भी बात कर ली, मैंने भी बात कर ली। उसके बाद तीसरे सदस्य के नाते जस्टिस उमेश चंद्र जी महेश्वरी, जो लोकायुक्त रहे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रहे, वो उस कमेटी के सदस्य रहेंगे। जस्टिस दिनेश जी सोमानी, जो राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान जज है, वो उसके सदस्य रहेंगे। आदरणीय दिनेश जी पटवारी, जो चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के नाते रिटायर्ड हुए हैं, वो उसमें सदस्य रहेंगे।
श्रीमती मोनिका मोहता। मोनिका जी मोहता IAS अधिकारी है। महेश्वरी समाज की एकमात्र ऐसी महिला है जो स्वीडन और बेल्जियम में उच्चायुक्त रही, वहाँ राजदूत रही, भारत का प्रतिनिधित्व किया, वहाँ के विदेश विभाग में काम किया, वो इसमें सदस्य रहेगी। और विपिन जी महेश्वरी जो रिटायर्ड DG मध्य प्रदेश पुलिस है, ऐसे करके 7 सदस्य इसमें सदस्य रहेंगे। वो तय करेंगे कि किसको पुरस्कार देना है, किसको नहीं देना है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा उसको वहाँ पुरस्कार के लिए वो बताएंगे और महासभा उनको निमंत्रित करके पुरस्कार देगी। यदि आप लोगों को लगता है कि ये निर्णय ठीक है, इसमें आगे बढ़ना है, तो आपकी तालियों से लगता है कहीं मन में कोई गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद में अपन ने ये पहली बार अपन ने रिपोर्टिंग फॉर्मेट को, आप जितने भी अपने सारी चीजों को आप देखेंगे, चाहे ट्रस्टों की रिपोर्ट है उसको एक फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया, प्रदेशों की रिपोर्ट है इसको एक फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया, बाकी चीजों को एक फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जैसी भी स्थिति बनी उस पर काम करते रहेंगे। और भ्रमण का आप सब लोगों को पूरी जानकारी में है कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जाने का और काम करने का प्रयास करें। अब रही बात जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन और एक विषय हमारा रह गया शौर्य भवन से संबंधित काम चल रहा है, प्रयास कर रहे हैं और उसके बारे में आगे रामपाल जी बताएंगे। शौर्य भवन के चेयरमैन के नाते क्या विषय है वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन महाधिवेशन को लेकर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक हमारी स्टॉल सारी बुक हुई है। आगे राकेश बहरिया है नहीं है, जगदीश जी है, रामपाल महाधिवेशन के उपलक्ष्य में गौरव ग्रंथ का प्रकाशन किए थे। गौरव ग्रंथ के प्रकाशन में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सारे स्पॉन्सर्स का एक विज्ञापन तो गौरव ग्रंथ में ऑलरेडी जाएगा है। वो अपन ने जो 1 करोड़ 1 लाख राशि ली है वो 1 लाख राशि के बाद गौरव ग्रंथ में जाने वाली है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी प्रदेश सभा है, हमको गौरव ग्रंथ के निमित्त जो धन संग्रह करना है, धन संग्रह इसलिए नहीं करना है, धन की आवश्यकता है, धन संग्रह इसलिए करना है गौरव ग्रंथ एक इस तरह का डॉक्यूमेंट बने, इस तरह की खाती बने, जैसे पिछली बार भी बहुत बेहतरीन गौरव ग्रंथ बना, लेकिन वो 1 खंड में बना। इस बार गौरव ग्रंथ 3 खंड में बना। गौरव ग्रंथ की 3 मतलब एक ही गौरव ग्रंथ, खंड 1, खंड 2, खंड 3, जिसमें महासभा का इतिहास, महासभा का वर्तमान और महासभा की योजनाएं, हमारी भविष्य की योजनाएं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी बाकी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को अलग अलग खंडों के माध्यम से उसमें हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। और उसके निमित्त अपनी अपनी प्रदेश सभाओं में अगर आप मान लीजिए जो संख्या के मेरे को लक्ष्य दिए थे उसी तरह से अगर इस गौरव ग्रंथ के लक्ष्य लेंगे तो वो संख्या के आगे हुई गौरव ग्रंथ की हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके आपको अभी केवल विषय दे रहा हूँ, बाद में जब बात आए अपने अपने प्रदेशों से हम कितने लोगों से 1-1 लाख के विज्ञापन दिला सकते हैं, कितने लोगों को हम आग्रह कर सकते हैं कि आपको इसमें विज्ञापन इसलिए देना चाहिए कि ये गौरव ग्रंथ फॉरएवर है, ये कभी नहीं समाप्त होने वाला। मैं तो अपनी प्रदेश सभाओं को, जिला सभाओं को भी आग्रह करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह देना बंद कर दें। हमने हमारी जिला सभा में स्मृति चिन्ह देना ही बंद कर दिया। हमने महासभा के कार्यालय से गौरव ग्रंथ मंगाकर जो आता है उसको गौरव ग्रंथ ही भेंट करते हैं। और मैं आपको भी कह रहा हूँ अपनी अपनी जिला सभाओं के लिए, प्रदेश सभाओं के लिए 100, 200, 500 की प्रतियां कराएं, ताकि हम जो 10-15 हज़ार 20,000 कॉपी छापने की जो मानसिकता में है उस मानसिकता से आप लोगों की संख्या पर वो मानसिकता बनेगी। तो गौरव ग्रंथ में आप सब लोगों को मदद करनी है। आपके यहाँ से जितनी भी ऐसी विशेष बातें हैं कि आपके यहाँ के कोई पुराने मंदिर, पुराने स्वतंत्रता सेनानी, पुराने हमारे अधिकारी, पुराने नेता मंत्री, इस तरह के जो भी लोग हैं उनकी पूरी जानकारी आप राकेश भैया जी को बात कर सकते हैं, वो उसको ठीक से काम करनी है। महेश्वरी महाधिवेशन में अभी तक राजस्थान के अतिरिक्त हमारे पास में करीब राजस्थान में हमारे 6 प्रांत आते हैं। हमारे पास अभी तक अगर आश्वासन में बात करूं तो करीब 30-35 हज़ार की संख्या थी, लेकिन अभी तक अपने पास में एक्सक्लूडिंग राजस्थान करीब हमारे पास में 11,000 लोगों का पेमेंट आया है जो महासभा की, और 14 तारीख यानी कल उसकी लास्ट डेट। उसके ऊपर भी सदन ये तय करे, जैसे हमारी कई प्रदेश सभाओं ने काफी बड़ा फिगर हमको दिया था, उसमें से बहुत सारी प्रदेश सभाएं आज पदाधिकारियों की बैठक में बहुत डिटेल हमारी बात हो गई। बहुत सारी प्रदेश सभाओं ने अपना टारगेट अचीव किया है, बहुत सारी प्रदेश सभाओं ने जो हमारी फ्लैगशिप योजनाओं में टारगेट किया है कमोबेश उसी तरह का टारगेट बाकी सारी चीजों में है। तो मेहरबानी करके हम ये तय कर रहे हैं कि इसको यदि हमको आगे बढ़ाना है
संख्या बाकी है, पश्चिमी राजस्थान की संख्या बाकी है, और पिछली बार जितनी संख्या हमारे पास बाहर से थी उतनी संख्या अभी तक रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन में उन सारे लोगों को निमंत्रित करना है जो पिछली बार चुके हैं, क्योंकि यदि पिछली बार चुकने वाले लोगों को, भाग देने वाले लोगों को हमने नहीं बुलाया, हमारी नई युवा शक्ति को नहीं बुलाया, नवयुवतियों को नहीं बुलाया, तो समाज में जो आने वाले समय में जिस तरह के चेंजेस है, जिस तरह के बदलाव है, उन बदलावों को हम नीचे तक परकोलेट नहीं कर पाएंगे, डाउन द लाइन में शिशु को नहीं बड़ा कर पाएंगे। ये मेरी आपको निवेदन है। हाउस यदि चाहे उस डेट को अपन बढ़ा सकते हैं, हाउस नहीं चाहे, मेरा उसमें कोई भी ये रुचि नहीं है कि भाई हमको उस तारीख को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, पूरा डिलीवरी कितना बढ़ाना है ये बता दो। बढ़ाए बिना तो गति में आते ही नहीं है। हैं? हम एक दो बार बढ़ाए बिना तो गति में आते ही नहीं है। नांगो कुछ क्या टाइम बात कर रहे हैं है? आप टाइम बात कर रहे हैं। मैं टाइम अपने रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर रहा हूँ। अभी बात करके आपको डेट की बात में बता दूंगा, लेकिन मैं बिना नाम लिए उन प्रदेश सभाओं, जिला सभाओं के प्रति खूब सारा आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ जिन्होंने खूब शानदार काम किया है, जिसमें विशेष करके हमारी कुछ छोटी प्रदेश सभाओं ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और जिन प्रदेश सभाओं में काम अभी तक अपनी अपेक्षा करने को नहीं कर पाए, मेहरबानी करके उस सारे काम को पूरा करने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार कहते हैं साहब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें कोच बढ़ाओ, उसमें ये बढ़ाओ, इसमें फ्लाइटें बढ़ाओ। रेल मंत्री जी से बात हुई, रेल मंत्री जी का भी लोग कितने आएंगे तुम्हारे, मैंने कहा साहब 15,000 20,000 लोग बाहर से आएंगे, तो क्या सारे ट्रेन से आएंगे? मैंने कहा साहब 10-12,000 ट्रेन से आएंगे बाकी, तो क्या 10-12 में उसको अपने सेक्रेटरी होगा कि जोधपुर ट्रेनें कितनी आती जाती है, तो क्या साहब 46 ट्रेनें तो अभी रोज आ रही है, तो क्या साहब 46 ट्रेनों में अगर 1400 के हिसाब से हिसाब करें तो लोग इतने कहाँ से आ रहे हैं कि ट्रेनों में कोच किसके बढ़ा रहे हैं? लेकिन हम लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि साहब एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, उसमें जय महेश के नारे लगाते हुए जाएंगे। अरे जाएंगे किसी में, जाने वाले होंगे जब तो जाएंगे, नहीं तो एक ही कोच में जैसे महाराष्ट्र में चलते हैं वो मंजीरे बजाते हुए कीर्तन करते हुए एक ही कोच में चले जाएंगे। तो मेहरबानी करके यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन की संख्या हो तो वो भी आदरणीय ओमदीप साहब ने आश्वस्त किया है, आदरणीय रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपको अगर कहीं ट्रेन के कोचेज वगैरह बढ़ाना है तो भी वो हो सकता है, लेकिन मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इसको आप बढ़ाएं। महासभा की कार्य समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार सहयोगी न्यासों की जो अब तक अपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सुश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर, नवाल साहब है क्या? नवाल साहब अपने स्थान पे खड़े हो गए, इनके साथ में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होकर के डिस्कसमेंट चालू हो गया। कम से कम इन लोगों के लिए ताकि इसकी बजानी चाहिए। क्या आज यदि कोई भी परिवार इतने बड़े समर्पण के लिए तय करता है और लोग हम पर यह आरोप लगाते हैं साहब हम लोग पैसे लेके लोगों को मंच पर बता रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए पैसे देने वाले का। CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, अभी मैं और अरुण जी गए थे, आदरणीय ओमदीप पोरवाल से मानवत मुंबई वालों से हमने ट्रस्ट का ये तय किया, उसने वर्किंग करना चालू किया है। आदरणीय सोनी साहब उससे बात करके और रियाद से उनका एग्रीमेंट किया है। आदरणीय सत्यनारायण नंदा जी नवाल फाउंडेशन नागपुर, उनके यहाँ से कोई आया नहीं है, खूब सारी तालियां उनके लिए ताकि उनका ये समाचार जाए। 36 लाख रुपए के लगभग वार्षिक उनका सहयोग अपने जारी ट्रस्ट को आ रहा है। 35 में मैंने 36 बोल दिया, 35 मैंने 36 बोल दिया, तो 1 लाख बढ़ेगा ही साहब, घटेगा नहीं। आदरणीय मालानी जी मेरा है रामजीवन जगन्नाथ मालानी चैरिटेबल ट्रस्ट, मालानी साहब अपने जोधपुर महाअधिवेशन के स्वागत करते हैं और ये जहाँ भी कुछ करते हैं बहुत शुभता से करते हैं, इसलिए लगातार दूसरे महाअधिवेशन का स्वागत अध्यक्ष बनने का इनको मौका मिल रहा है। विश्वराज फाउंडेशन नागपुर, आदरणीय लखानी साहब आए हैं, लखानी साहब के बड़े भाई दामोदर जी, आप जोरदार स्वागत करें। श्री चंदन
राठी चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा। राठी जी के यहाँ से कोई आए हैं क्या? संदीप या शिल्पा जी भी आए तो उनके प्रति भी खूब सारा आभार साथ हुआ। श्रीमती विमला देवी साहू चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत, विमला जी के परिवार से 2 लाख रुपए महीना अपने निराश्रित बहनों के लिए आ रहा है। मैं उनके प्रति भी ये आपको इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, ये अपन ने विधान में आंशिक संशोधन करके लिस्ट छापी है, लेकिन हाउस के रिकॉर्ड पर भी नहीं। आदरणीय श्याम सुंदर जी राठी चैरिटेबल ट्रस्ट आनंद गुजरात, इनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर हमने तो बात कही थी, इन्होंने थम्सअप वाली करी कि दिल मांगे मोहन 30 लाख रुपए सालाना ये लगातार समाज को दे रहे हैं। और मेरी उम्मीद है अभी पब्लिक इशू कंप्लीट होने के बाद उसको 31-35 लाख जहाँ भी चाहेंगे वो करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई साहब शामिल के लिए। कमला फाउंडेशन बोईसर मुंबई, श्री डॉक्टर दिगंबर जमन जी, डॉक्टर दिगंबर जमन जी ने भी अपना सहयोगी न्यास बना करके वार्षिक ये पैसा देना किया है। श्रीमती सुंदर देवी वेणुगोपाल बांगर चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता, हरिमोहन जी बांगर के परिवार से भी एक जो बांगर मेडिकल में देते हैं उसके अतिरिक्त एक सहयोगी ट्रस्ट के नाते 25 लाख रुपए वार्षिक वो भी देंगे। हमारे बड़े भाई साहब मेरे ओमनी सोनी, मोहनलाल सोनी देवी सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर, ओमनी ये लाइट की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, खड़े हो गए और आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। अपने अंतरराष्ट्रीय महेश्वरी महाअधिवेशन के कमेटी मतलब समन्वयक ओमनी है। और सबसे बढ़िया बात है, ओमनी ने पिछले अधिवेशन में घोषणा की थी अपना घर बनाऊंगा, तब इनके पिताजी ने मोहनलाल जी उस वक्त थे, उन्होंने मुझे कहा 5 करोड़ रुपया देना है, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अधिवेशन में कोई पैसा की तकलीफ तो होनी, और मैंने कहा बहुत ही तकलीफ थी होनी, तो कहा हमारी इच्छा है 5 करोड़ रुपया ओमनी ने कहा वहाँ लगाना है। और हमने वहाँ उनको बुला के सम्मान किया, लगाए। इन्होंने उस 5 की जगह तो 20 करोड़ रुपए अपने लगा दिए और वो योजना जो 10 करोड़ की थी वो 110 करोड़ की होगी, जिसमें से 60 करोड़ रुपए लग गए और अभी अपने अधिवेशन के दौरान उसका इनोवेशन करने लगे। श्री वेंकटेश ट्रस्ट उज्जैन, आदरणीय बांगर जी, आनंद जी बांगर के परिवार से कोई नहीं है, उनके प्रति भी बहुत सारा साधुवाद। रूपल देवी बसंतीलाल शाह भाई फाउंडेशन अहमदाबाद, कहाँ गए शाह जी? हमारे ऐसा भाई जी बिराजे में भाई जी का खूब सारा अभिनंदन। कमला देवी मथुरा प्रसाद नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट अजमेर, हमारे नवाज साहब आप पहले खड़े हुए, आप देखेंगे एक ही आदमी 2 बार खड़ा क्यों हुआ है, इसलिए खड़े हुए कि सबसे जोरदार बात है इनके जब पहली बार मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए मैं दूंगा, किसी ने मीटिंग में मन से नीचे उतर के कहा। और ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद में कुछ हमारे पदाधिकारी जिन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने दायित्व से मुक्त हो जाता हूँ, मैंने कहा भाई आप क्यों हो गए? उन्होंने कुल मिलाकर के 2 लोगों को टारगेट करके ये काम किया कि भाई रामपाल जी और संदीप जी, मैंने सोनी जी को आज कहा, इन्होंने मुझे कहा कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा सोनी साहब बिल्कुल नहीं करता, मैं एक साधारण परिवार से आने वाला साधारण कार्यकर्ता हूँ, स्वाभिमान के साथ अपने काम को करता हूँ और बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रभाव में और बिना किसी अभाव में, ना तो मुझे किसी चीजों का अभाव है, ना किसी का दबाव है, ना किसी का प्रभाव है। मैंने जो भी काम किया है समाज की सेवा के लिए किया है, क्योंकि मैंने उन सारी चीजों को भुगता है, देखा है जिन चीजों के लिए हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद तो आता है, लेकिन उन सारी चीजों को भुगतने के बाद में, इतना काम करने के बाद में हमको लगता है कि भला आदमी ने इतने रुपए दे दिए इसलिए उसको उठकर कोई नहीं कह सकता है। अगर ऐसे हाउस और समाज के लिए आप अनवरत काम करने के लिए बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सदन को इस पर विचार करना चाहिए कि विषय है। मैं हमारे किसी पदाधिकारी के निमित्त कोई मेरे मन में भाव नहीं है, लेकिन ये भाव जरूर है कि जब कार्यकर्ता काम करता है, काम में मेरे से भी गलती हो सकती है, उस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हम केवल इन सारी गणितों में अगर ये काम करें और हम समझे कि सामने वाले लोग समझ नहीं रहे, तो मेहरबानी करके मैं पुनश्च बिल्कुल हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में मेरे जैसे कार्यकर्ता समाज संगठनों में आकर के काम नहीं करेंगे यदि समाज उनको अपेक्षित जवाब नहीं देगा। यदि आपको लगता है कि इस तरह की सारी स्थितियों में हम काम कर पाएंगे, 2 साल का आपके सामने जो भी कच्चा चिट्ठा रखा है, जो लेखा जोखा रखा है, अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी है, मेरी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी है, और यदि सारा काम ठीक हुआ है तो हमारे निवर्तमान पूर्व और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया है, ये उनके प्रति समर्पित करता हूँ, हाउस के प्रति समर्पित करता हूँ। लेकिन स्वाभिमान शून्य काम करने का अभ्यास और प्रयास और केवल जोड़ तोड़ फोटोग्राफी, इन सारी चीजों में न तो मैंने पहले कभी काम किया है और न करने का आगे प्रयास करूंगा। हाउस तय कर ले, यदि आपको लगता है कि जो मेरा बचाव
धंधा हुआ है, जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन। खड़े हो गए मैं सबसे कहूँगा